बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मज़दूर दुनिया और मैं हूं डॉक्टर जावेद गिल। साथियों, आज हम बात करेंगे पार्ट 3 ऑफ पीएलसी ड्राफ्ट 8 पे। ये जो पार्ट है ये रिलेट करता है एम्प्लॉयमेंट के साथ, यानी वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे तो वर्कर की बजाय एम्प्लॉइज़ लिखा गया है और एम्प्लॉइज़ के हवाले से बात है, वर्कर के हवाले से बात नहीं है। तो इसमें कोर वर्कर्स को डिफाइन किया गया है, उसकी डिटेल और उसकी नेचर दी गई है। फिर उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज की बात है, रिक्रूटमेंट वर्कर्स को किस तरह किया जाता है जाना है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, यानी प्रिंसिपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कॉन्ट्रैक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इसका सेक्शन 131 जो है उसको अगर हम देखें, उसका 1Q कहता है कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स means a worker supplied by an employment agency to work under an agreement with the principal on the basis that 1. The employment agency is the employer of the worker, and 2. The principal is not the employer of these workers. तो clear cut, यानी जितने भी आप देखें ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को प्रमोट करने के लिए ये सारा मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर है और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मसलन इसमें ये भी है कि कोर वर्कर जो हैं वो कौन डिटरमिन करेगा, वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, और कोर वर्कर्स के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम नहीं कर सकेंगे। तो ये ऐसी बात है कि जिससे जितनी भी वर्कर्स को फैक्ट्रीज एक्ट में मसलन वर्कर की डेफिनेशन थी तो उसमें ये था ऐसे वर्कर जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंगेज्ड है वो वर्कर है। और ऑक्यूपायर या प्रिंसिपल जिसको अब आजकल कह रहे हैं, ऑक्यूपायर या एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो उसकी जितनी भी लायबिलिटीज़ उनकी हैं वो होंगी। और इवन कॉन्ट्रैक्ट आउट भी जो होता था कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर, तो उसमें ये था कि स्टैंडिंग ऑर्डर 20 क्लियर कट था कि आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वर्कर्स वेदर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आर नॉट, वेदर कंट्रेक्चुअली इंगेज्ड आर नॉट, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अल्टीमेट एम्प्लॉयर की है। तो ये अब जो है ये कोड खुद कह रही है एम्प्लॉयर्स को या प्रिंसिपल को कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शिफ्ट कर सकते हैं और ये शिफ्ट होगी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के पास। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वो है जो कि जिसको वर्कर्स को किसी एक साइड से दूसरी साइड पे वो काम दे सकती है। इट डिपेंड्स, और फ़र्ज़ करें कि वो किसी प्रॉफिटेबल अदारे में या बिज़नेस में या इंस्टीट्यूशन में या फैक्ट्री में या कंपनी में वो किसी ने एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ने वर्कर दिए हुए हैं, वो प्रॉफिटेबल है, वहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, बोनस भी होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट, बोनस और इसी तरह की जितनी भी बेनिफिट्स हैं वर्कर्स के, वर्कर्स वेलफेयर फंड के हवाले से या इसी तरह और हो सकते हैं जो भी पॉसिबल, या कंपनीज प्रॉफिट वर्कर्स पार्टिसिपेशन है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो प्रिंसिपल है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को दे, यानी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के वर्कर्स को दे। और अगर फ़र्ज़ करें को देता भी है तो किसी एक वर्कर को फ़र्ज़ करें उस पीरियड में जहाँ पे जब वो उसको दे रहे हैं वो पीरियड आता है, तो उसको लाइकिंग डिसलाइकिंग की बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी उसको कहीं और पोस्ट कर देती है, यानी एक अच्छे अदारे से जो प्रॉफिटेबल है जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ मिलनी है, और वहाँ से वो किसी ऐसे लॉस वाले अदारे में या ऐसे अदारे में जिस पे ये अप्लाई नहीं होती चीज़ें बेनिफिट वर्कर्स के, तो वो फिर वो वर्कर को लॉस होगा। अभी पिछले दिनों हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे तो वो ट्रेड यूनियन वाले कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर का बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कॉन्ट्रैक्टर के बेटे ने अपना नाम वर्कर्स में लिखवा दिया क्योंकि उस कंपनी का जो कंपनीज प्रॉफिट फंड से जो हिस्सा आना था वर्कर के यूनिट जो मिलने थे वो 1,76,000 थे। तो वो कॉन्ट्रैक्टर के बेटे ने अपना वर्कर्स में नाम इसलिए लिखवाया कि वो पैसे उसको मिल गए और मिल गए बाद में। तो ये ऐसी स्टोरियां हैं जो कि ग्राउंड पे हैं और रियलिटी है
कि ये थोड़ा-सा कुशन हम देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा लंबा जो एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगी। तो इसको देखना चाहिए कि आप सोर्सिंग हो रही है या एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं उनके ज़रिए कौन-कौन से वर्कर्स जो हैं पहले ये था कि जो यानी कोर्ट के ऑर्डर भी थे मुख्तलिफ जगह पे सेट प्रैक्टिसेस थी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेटेड जो काम थे वो कोर वर्कर थे। अब ये नहीं है कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन रिलेटेड, अब इट डिपेंड्स कि वो जो लिस्ट बना के देगा एम्प्लॉयर और वो चीफ इंस्पेक्टर से उसको वेरीफाई करवा के और वो कोर वर्कर होंगे और किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को या टेम्परेरी वर्कर को किसी कोर वर्कर के अगेंस्ट वो इंगेज नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसा मैं समझता हूँ कि एक मसला है कि जिस पे वाकई वर्कर्स का कंसर्न है। तो आप देखें कि उस वर्कर का क्या कसूर है जो आजकल पैदा हुआ है, वो पढ़ा लिखा है। पहले के वर्कर्स जो हैं जो ऑलरेडी इंगेज हैं और वो कोर वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, जो नया वर्कर आ रहा है मार्केट में पढ़ा लिखा भी है, एफिशिएंट भी है और वो ट्रेंड भी होता है और उसको पता होता है आईटी का और आम इंफॉर्मेशन का। तो उसका क्या कसूर है कि उसको सारी उम्र वो इसी तरह एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के साथ है, फिर दूसरी के साथ है, फिर तीसरी के साथ है, तो वो रेगुलर नहीं होगा। वो रेगुलर नहीं होगा तो उसके साथ वो जितने भी बेनिफिट्स, ये सोशल सिक्योरिटी वाला बेनिफिट है, इसी तरह यूबीआई का है, वर्कर्स वेलफेयर फंड के बेनिफिट्स हैं, तो वो नहीं मिलेंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है सर्टेन पीरियड के बाद वो कहेगी जी मुझे अब काम नहीं मिला या काम नहीं मिलेगा तो फिर वो ज़ाहिर है वर्कर को वो इंगेज नहीं कर सकेगी। तो इस तरह वर्कर्स के लिए ये होगा कि काफ़ी इसमें इश्यूज आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी और इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट, उसकी सोशल प्रोटेक्शन के बेनिफिट्स जो हैं, हेल्थ केयर के बेनिफिट्स हैं और उसकी ओल्ड एज पेंशन के बेनिफिट्स हैं और वेलफेयर के बेनिफिट्स जितने भी आते हैं। तो ये इसको देखना पड़ेगा, इसलिए वर्कर्स जो हैं वो परेशान हैं। अच्छा, उसके बाद रिलेशनशिप वो कहता है कि ये कोड कहती है कि रिलेशनशिप को डिटरमिन करने के लिए वेदर वो वर्कर है कि नहीं है, एम्प्लॉई है कि नहीं है, वो ये काफ़ी है कि वर्कर काम कौन सा कर रहा है और उसको रिम्यूनरेशन क्या मिल रहा है। इसका मतलब है जो उसको काम जो रिम्यूनरेशन दे रहा है उसके लिए वो काम कर रहा है, वो रिम्यूनरेशन थर्ड पार्टी है और उस पे वो वर्कर उसके साथ एंगेज है। अब वो क्लियरली आप देखें ये वर्कर्स में ये कोर वर्कर, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, ये रेगुलर वर्कर, ये बाइफर्केशन होती जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन होती जाएगी। एक साइड पे हम डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए क्लास डाल रहे हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एक किस्म का काम कर रहे हैं वर्कर्स वो और उनको उनका मुआवजा डिफरेंट है, उनके बेनिफिट डिफरेंट्स हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे वेलफेयर, लेबर वेलफेयर करने वाले जो अदारे हैं, ख़ास तौर पे लेबर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, उनको देखना पड़ेगा। यानी बहुत सारे ऐसे काम जो कि एक कोर वर्कर ले रहा है और काम सेम नौइयत का कर रहा है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है वो जो है उसको वो सारी वो फैसिलिटीज़ या बेनिफिट्स या प्रोटेक्शंस नहीं मिल रही। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये कल को ये शुरू हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और इसको कवर नहीं किया जा रहा और उसको इतनी देर अगर काम करता है। पिछला लॉ कहता था कि अगर 90 डेज़ यानी वो करता है तो वो 90 डेज़ के बाद उसको रेगुलराइज किया जाए उस काम पे। लेकिन वो लोग उसको किस तरह यूज़ करते थे आप सारों को पता होगा कि 89 डेज़ से ऊपर वो उसको ये प्राइवेट एजेंसियाँ या कॉन्ट्रैक्टर जो भी हैं वो उसको 89 डेज़ से ऊपर लेके नहीं जाते थे। और फिर दोबारा अगर आप इनका रिकॉर्ड चेक करें तो वर्कर्स को किस तरह रिक्रूट किया जाता है और कितनी दफ़ा उसको रिपीट किया जाता है और फिर जब बार-बार रिक्रूट किया जाएगा और उसके बाद उसको वही मिनिमम वेज जो हमने अनाउंस कर दी वही दी जाएगी, उसकी इंक्रीमेंट कोई नहीं होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो काइंडली इसको भी देखा जाए। फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जो सेक्शन है कोड के 134 से 142 तक वो वेग, कॉम्प्लिकेटेड और वर्कर के लिए उनको समझना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको जब वर्कर समझेगा नहीं तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगी। मसलन हम बॉन्डेड लेबर, फोर्स लेबर या इसी तरह इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें कहते हैं कि वर्कर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझता, वर्कर को अगर नहीं पता कि ये उसके एग्रीमेंट में क्या है
एग्रीमेंट तो पता नहीं होगा कि नहीं। एग्रीमेंट में क्या है, तो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और जूं जूं एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज या इस तरह लोग प्रोफेशनल उसमें आएंगे जिनका गुजरकात या गुजारा सिर्फ वर्कर्स को इंगेज करने, उनको जो है आगे काम पे लगाने उस पे होगा, तो फिर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगी। क्योंकि जूं जूं लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी पहले तो एम्प्लॉयर था, ऑक्यूपायर था, उसने प्रोडक्शन करनी थी, तो थोड़ा सा वर्कर पे उतनी नज़र उसकी नहीं होती थी। अब जब ये यूज़ होंगे, और हमारा एक्सपीरियंस है कि ये पैसे कितने देते हैं, कितने बैंक में, ठीक है जी, थ्रू बैंक जाएगी जो उनकी रिम्यूनरेशन है या वेजेस हैं, लेकिन वो बैंक में उसके अकाउंट में तो जाएगी, उसको मिलेंगे कितने, तो इसको भी इंश्योर करने की ज़रूरत है। ये बहुत सारी मिसालें हैं कि उसमें प्रॉब्लम आते हैं। तो ये जो अंडर सेक्शन 141 forms of contract will be oral or written, and onus of proof under section 141(2) lies with the employer. अब देखें कि ये, अब मैं क्या इस पे कह सकता हूँ कि एक साइड पे आप कह रहे हैं कि हम सारी उम्र रोते रहे कि अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे भी किया जा रहा है, और उसको वर्बल भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न भी हो सकता है। वाह जी वाह। तो वो तो फिर प्रेफर यही करेगा जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वाला है कि वो थर्ड पार्टी, वो तो ओरल करेगा और वो किसी को ऑन ही नहीं करेगा। तो ये काइंडली ये ऐसा एरिया है कि ये तबाही है, इसको देखने की ज़रूरत है, इसको उड़ा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए यहाँ से। फिर इंटरनल वर्क रेगुलेशंस है, एक तरफ 435 सेक्शन की ये कोड आ गई, फिर उसके बाद इसके लॉज आएंगे, इसके रूल्स आएंगे, इसके रेगुलेशंस आएंगे, और ये कह रहे हैं कि सिंपल कर रहे हैं हम उसको। रेगुलेशन के बाद कह रहे हैं कि इंटरनल रेगुलेशंस भी बनेंगे जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के होंगे जिसमें वो वर्कर काम करेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है, थर्ड पार्टी जो है, वो वर्कर को भेजेगी, कोर वर्कर तो वो किस्मत वाला कोई होगा, तो वो जब उसको भेजेगी किसी वर्क प्लेस पे जो कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की, थर्ड पार्टी की नहीं है, वो किसी प्रिंसिपल की है, और उस पर जब काम के लिए जाएगा तो उसको इंटरनल रेगुलेशंस जो भी हैं उसको वर्कर को उनका पता होना चाहिए। तो अब वो इंटरनल रेगुलेशन, उनका स्कोप क्या है, किन किन एरियाज में आएंगी, और उसको ना मानने वाले वर्कर्स के लिए क्या पेनल्टीज होंगी, या उसको क्या सज़ा मिलेगी, या क्या एक्शन लेगी मैनेजमेंट जो है, जो कि प्रिंसिपल है। और हमने देखा है कि जो एक वाज़ेह डिफरेंस होता है, डिफरेंस दोनों में होता है, जो कोर वर्कर्स हैं, रेगुलर वर्कर्स हैं, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। इवन आप कैंटीन सेपरेट होती है, वॉशरूम सेपरेट होते हैं, खाने के वाले से फैसिलिटीज सेपरेट होती हैं। कोई फेस्टिवल आता है उस पर, कोई इवन बड़ा खाना होता है फैक्ट्रियों में, साल के एंड पे कोई सेलिब्रेशन होती है, कोई फेयरवेल होती है, कोई मेले होते हैं, या कोई ऐसे सेमिनार होते हैं, फंक्शन होते हैं सेलिब्रेशन के, तो उसमें भी दोनों अलग-अलग होते हैं। तो ये क्लियर कट हम जो हैं एक आपस में तफरीक पैदा कर रहे हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हैं कोर वर्कर, रेगुलर वर्कर और थर्ड पार्टी वर्कर्स के दरमियान। इसको बड़ा देखने की ज़रूरत है, और इसमें हमें अगर प्रोटेक्शन हम नहीं, यानी अगर हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसमें कम से कम प्रोटेक्शन तो है ना, तो ये इसमें यानी क्लियर कट आप यानी वर्कर्स के भी आप पे उसके हाथ काट के आप उसके यानी प्रिंसिपल के सामने फेंक रहे हैं, और उसमें वो बोल भी नहीं सकता, और वो अगर यूनियन बनाना चाहे तो यूनियन भी वो बनाएगा किसकी, वो जो थर्ड पार्टी है उसके इदारे, क्योंकि वो बेसिकली तो वो उसमें यानी उस इदारे के साथ उसका, तो काइंडली हमें देखना पड़ेगा कि ये जो वर्कर किसी इदारे में काम करता है तो उसको ओन करे, वो उसकी एम्पावरमेंट होती है। तो वो जितनी एम्पावरमेंट ज़्यादा होगी उतना ही वर्कर प्रोडक्टिव होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और बहुत सारा हमने देखा है कि वर्कर्स जो है इजादात करते हैं, मसलन उनकी इजादात में आप देखें आजकल की दुनिया में जो ये कोन है, क्योंकि जब आइसक्रीम बनी तो कोन एक वर्कर ने इजाद की,
कोई जो फोरमैन थे या टेक्नीशियंस थे वो को कप बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था, कोई प्लेट बना रहा था आइसक्रीम के लिए, तो वर्कर ने कहा कि ये यार आप कोन बनाएं, उसमें ऐसी चीज़ होगी, उसमें आइसक्रीम डालें साथ, वो कोन भी खाई जाएगी। इसी तरह देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल। ये अब मौका नहीं है कि उसको मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन वर्कर्स को जितना आप करेंगे, प्रमोट करेंगे, एम्पावर करेंगे, वो जो है उतना ही आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। और दूसरी बात कि ये जो वर्कर्स के बेनिफिट है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि आप अपने रिस्क में से किसी से शेयर करेंगे, तो दूसरे ह्यूमन बीइंग से, यानी आप वसीला हैं, अल्लाह ताला की जो सिफ़त है उसके लिए वसीला हैं, और जब आप उसमें से शेयर करेंगे अपने वर्कर के साथ, गरीब के साथ, तो आपके रिस्क में इजाफा होगा, उसमें बरकत डलेगी। सिंपल सी बात है। मैं एक मिसाल दूंगा कि हम अमूमन इसको समझते हैं कि ये बहुत वर्कर्स की वेजेस को, उनके बेनिफिट्स को कट लगा के पता नहीं हम क्या बन जाएंगे या कितना बेनिफिट होगा। और जो मिडिल मैनेजमेंट है, जो कि पर्सोनल साइड से लोग हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि मालिक को बचा के पैसे दें। हालांकि ये जो वर्कर्स की कास्ट है, उसकी वेजेस, रिम्यूनरेशन या दीगर बेनिफिट्स, वो कोई इतना बड़ा वो फैक्टर नहीं है। मसलन हम कहते हैं कि 6% सोशल सिक्योरिटी में चला गया, 6% EOBI में चला गया, वर्कर्स वेलफेयर फंड में जो उसका जो जाता है 2% विद इनकम टैक्स, फिर कंपनीज प्रॉफिट वाला, फिर बोनस वगैरह वगैरह, तो या प्रोविडेंट फंड की सूरत में या मुख्तलिफ ग्रेजुएटी छुट्टियों की सूरत में। अब ये रीज़न नहीं है कि इन्वेस्टमेंट होती है या प्रो इन्वेस्टमेंट है। अब आप बलूचिस्तान में चले, उस बलूचिस्तान को भी छोड़ते हैं, हम देखते हैं कश्मीर में मैंने काम किया है AJK में, वहाँ पे ना सोशल सिक्योरिटी है, ना EOBI है, ना वर्कर्स वेलफेयर फंड है। आजकल मैं काम कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे ना EOBI है, ना सोशल सिक्योरिटी है, ना वर्कर्स वेलफेयर फंड है। कोई बेनिफिट वर्कर को नहीं दे रहा, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही उधर। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट के ये रीज़न नहीं है, इन्वेस्टमेंट के रीज़न और बहुत सारे हैं। तो इससे ये नहीं होगा कि प्रो इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया उसको, या उसको वर्कर को, एम्प्लॉयर को आपने, या प्रिंसिपल को, या इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए सारा कर दिया, ये नहीं है। अब ना वो माहौल है 70s वाला कि कोई आप यूनियन के डर से उसको आउटसोर्सिंग बढ़ा दें या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के ज़ुम्मे या थर्ड पार्टी के ज़ुम्मे सब कुछ कर दें। अब वो नहीं होता, उसको बड़ा स्ट्रांग और एम्प्लॉयर जो है वो बड़ा जो है उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, और वर्कर्स कोर्टों के चक्कर लगाते रहते हैं। अब वो नहीं है बातें। तो इसलिए हम भी जज हैं, हमें भी पूछा जाएगा कि आपने पहले तो ये थी सारी वर्कर्स को बेनिफिट, आपने ये कट क्यों लगाया? ना आपने देना है, ना इसका इन्वेस्टमेंट पे कोई तल्लक है, यानी आगे इंडस्ट्री लगाने पे। आप कोई स्टडी करवा के देख लें, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है कि वर्कर्स की कॉस्ट या वर्कर्स लेबर की कॉस्ट की वजह से कोई यहाँ पे इंडस्ट्री ना लगाए। उसके लिए मिसालें हैं मेरे पास कि कश्मीर में देख लें, गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, वहाँ कितनी ज़्यादा लगी है। तो ये काइंडली एक हमें यानी ऊपर से अगर कोई आता है, कोई कहता है जी बाहर से कोई आ गया, IMF की बात होगी, तो इसको थोड़ा सा आगे से इस बात को भी बताने की ज़रूरत है कि ये बेनिफिट है यार, दरमियान बैन चलें, ये एक वर्कर को ये थोड़ी सी ज़्यादती हुई 70s में, ये एक चीज़ होगी तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। लेकिन ये नहीं है कि आप यानी फ्यूचर में जितने वर्कर आने वाले हैं मार्केट में, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और आप उसको टका टोकरी कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। तो इस तरह मिनिमम वेज में जिस तरह हुआ, स्किल्स के हवाले से इस तरह हुआ, तो ये काइंडली इसमें सोचने की ज़रूरत है और उसमें देखने की ज़रूरत है कि इसको लीव्स माशाल्लाह इस सेक्शन में, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, लेकिन एम्प्लॉइज़ को कवर करेगा, जिसके एम्प्लॉइज़ होंगे उनको कवर करेगा। पैटर्निटी लीव इसमें हो गई है, इद्दत लीव हो गई है, और ये अच्छा हो गया है। और उसमें ये एम्प्लॉइज़ के लिए होगा कि जो कोर वर्कर होंगे उसको प्रिंसिपल देगा, जो वो थर्ड पार्टी होंगे उसको एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या थर्ड पार्टी देगी। लेकिन आपको पता है कि थर्ड पार्टी क्या करती है, वो नहीं देती, और वो जो कुछ करती है वो तो
वेजेस पूरी नहीं देती, रिम्यूनरेशन पूरा नहीं, क्योंकि उसके पास तो यही काम होगा, वर्कर्स की तनख्वाहों में से पैसे निकाल के अपना प्रॉफिट बढ़ाना, वर्कर्स की वेजेस में से पैसे निकाल के अपना बिजनेस चलाना, उसका यही काम होगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं होगा उसका। तो इसको काइंडली इस हवाले से इसको देखें। और इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आज का एम्प्लॉयमेंट का जो थर्ड पार्ट है इसका कोड का, उस पे बहस हमारी मुकम्मल होगी है। और अब हम इसके बाद हम अगले पार्ट पे जाएंगे जो कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं वर्कर्स की। इस पे मैं आपको सबमिट करूँगा कि आप ज़रा हमारे वीलॉग को देखा करें, और उसके बाद ये प्योरली वर्कर्स के लिए है, इसमें बिल्कुल बेलौस है, और इसको देखा करें, इस पे कमेंट्स किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो जो है आपको मिल सके। और फिर उसके बाद अपने सवाल पूछें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चेंज आ रही है लेबर कोड, यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो आप इसमें कम से कम जागें, और उसके बाद अपने जो है अपने राइट्स के लिए देखें कि आपने आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फोरम पे लेके जाएं, और उनको आप थोड़ा सा पीछे से वो थोड़ा सा कहें कि जनाब ये प्रेशराइज करें कि ये हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं। तो वो ट्रेड यूनियन को भी ज़रा थोड़ी सी होश आए कि वो आपके राइट्स के लिए मुख्तलिफ फोरम पे लीगली जहाँ जहाँ जा सकते हैं वो आपके लिए बात करें। तो थैंक यू वेरी मच।